Hello everyone, I hope you all are doing good. अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक पोल डाला था, ठीक है, कि PT 365 को कवर करूं या फिर ना करूं। एंड मोर देन 80% लोगों ने यस कहा था कि आप इसको कवर करो, ठीक है। तो हम PT 365 को कवर करेंगे फ्रॉम UPSC पर्सपेक्टिव एज यू ऑल नो, ठीक है। एंड जो PT होती है ये दो पार्ट्स में आती है, ठीक है, दो पार्ट्स में आती है, जिसमें एक में तो 7 to 8 मंथ्स का कंटेंट होता है एंड जो सेकंड पार्ट आता है अपडेटेड, उसमें रेस्ट आपके 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है, 5 to 6 मंथ्स आपके रेस्ट होते हैं। ओके, तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है अप्रैल 2024 से लेकर आपका अक्टूबर 2024 तक का, ठीक है। मीन्स हमारे 7 मंथ्स का ये इकॉनमी का आपका करंट अफेयर्स है, आपका करंट अफेयर्स है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, PT का, उसमें जो आपके रेस्ट रह जाएगा, ठीक है, आपका नवंबर से प्रेजेंट तक, वो उसमें वो कवर करेंगे, ठीक है, उसमें वो कवर करेंगे। एंड आप इसका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रीफ सा ग्लांस दिया हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर क्या क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होगा। एक काफ़ी अच्छे तरह से जो विजन IAS वो अरेंज करके देता है। एज़ यू ऑल नो, बैंकिंग से स्टार्ट करता है, देन आपका सीक्वेंस वाइज ये चलता रहता है, ठीक है। बैंकिंग, फाइनेंस, उसके बाद आपका ये पेमेंट सिस्टम आ जाएगा। देन वी हैव अपना एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडिया का डेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। एंड हमारी अप्रोच क्या होगी इसमें, हम ना जो अपना स्टैटिक है, ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो हमने अपने नोट्स से या फिर बुक से या फिर क्लासेस से जिसको कवर कर लिया हुआ है, ठीक है, उसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को भी अच्छे से दिया होगा, क्या होती है उसमें, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, एट्सेट्रा, ये सब कुछ दिया होगा, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, हम उन पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी उसको क्लास में कर लिया हुआ है, ठीक है। हमने ऑलरेडी उन चीज़ों को समझ लिया हुआ है इकॉनमी वाली क्लास में। हमारी जो इकॉनमी वाली क्लास है उसमें हमने अच्छे से समझ लिया हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो रिपीट कर कर उस सेम चीज़ को मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जो करंट अफेयर है, जो न्यू चीज़ होगी, ठीक है, न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ उसी को देखेंगे, ठीक है, सिर्फ उसी को हम देखेंगे। सो ये आपका ग्लांस दिया हुआ था, ठीक है। एंड न्यूज़ में जो था वो था वेरिएबल रेपो रेट, ठीक है, आपका वेरिएबल रेपो रेट न्यूज़ में था। RBI ने वेरिएबल रेपो रेट को क्या किया था, दोबारा लगाया था, ठीक है, दोबारा लगाया था। सो फर्स्ट ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। सो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल अराउंड 100 पेज हैं इस PDF के। हम ट्राई करेंगे कि इसको दो पार्ट्स में कवर कर लें, ठीक है, हम ट्राई करेंगे इसको दो पार्ट्स में कवर कर लें। एंड अगर हो सकेगा तो मैं इसको एक ही पार्ट में कवर कर लूँ, ठीक है, हो सकेगा तो एक ही पार्ट में कवर करने की मैं इसको कोशिश करूँगा। बट स्टिल अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक ग्लांस दिया हुआ है कि साइज़ ऑफ इकोनॉमी क्या है। एज यू ऑल नो, हमारी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ GDP। आप सभी को पता है GDP क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ PPP, ये भी हमने बताया हुआ है, क्लास में डिस्कस किया हुआ है। PPP मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बकेट है, ठीक है, एंड ये दूसरी बकेट है, ये इंडिया की है, ये US की है, ठीक है। इन दोनों बकेट्स में सेम यू कैन से कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। इन दोनों में एप्पल है, यहाँ पर भी एप्पल है, यहाँ पर भी एक ऑयल है, यहाँ पर भी ऑयल की बोतल है, यहाँ पर भी आपका खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर भी हैं, ठीक है, जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती हैं हमारी। US में इसको ख़रीदने में कुछ अमाउंट लगता है, एक्स अमाउंट लगता है। इंडिया में वो चीज़ ख़रीदने में भी फॉर एग्ज़ाम्पल वाई अमाउंट लगता है, ठीक है।
सो अगर हम इन दोनों को इन टर्म्स ऑफ रुपी या फिर डॉलर कंपेयर करेंगे, सो उस बेस पर हमारी पीपीपी की क्या आती है, रैंकिंग आती है। ठीक है, पीपीपी की हमारी रैंकिंग आती है। सो आफ्टर चाइना एंड यूएसए, इंडिया जो है थर्ड नंबर पर आता है पीपीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम पीपीपी पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड नंबर पर आते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम थर्ड नंबर पर आते हैं। टैक्स कलेक्शन, देन यहाँ पर हमें टैक्स कलेक्शन का दिया हुआ है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो मोर देन 50% होता है हमारे टोटल रेवेन्यू का। टोटल जो टैक्स रेवेन्यू है 2023-24 का, उसमें जो मोर देन 50% शेयर था वो था हमारे डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का। सो यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, वो आपको फिगर दे देगा कि मोर देन 60% टैक्स कलेक्शन जो थी वो डायरेक्ट टैक्स से हुई थी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से हुई थी। सो अगर आपको पता है कि वो डायरेक्ट टैक्स से हुई थी विच वॉज अराउंड 56%, ठीक है, तो आप आसानी से उसको क्लिक कर दोगे। ठीक है, देन इंफ्रा की बात कर रही है कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है एंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इन एशिया। ठीक है, नॉट इन द वर्ल्ड बट एशिया में। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ पर भी कई बार कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं एशिया में एंड वर्ल्ड में। ठीक है, सो एशिया में हमारा एशिया में हमारा लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है एंड सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट हमारा रोड नेटवर्क है। देन यहाँ पर हमारी इकॉनमी का, जो हमारी इकॉनमी है उसमें जो चेंजेस आए हैं, उसमें जो चेंजेस आए हैं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग क्या होते थे, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते थे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपको कॉलम दिख रहा है लाइट येलो कलर का, 1970s का डेटा बता रहा है। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर में आपके अराउंड 74% लोग जो थे एम्प्लॉयड होते थे, 74% उनका शेयर था। ठीक है, अब क्या है 2020 के बाद का जो डेटा है वो शेयर रिड्यूस होके 42% पर आ गया है। ठीक है, 42% पर आ चुका है। पहले इंडस्ट्री में 1970s में अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो अराउंड 11% होता था, बट 2020 के बाद वो 24% हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको 100 ऑन डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको 100 ऑन डेटा दिया हुआ है। ओके, सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ आया है, जो सबसे ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ आया है एम्प्लॉयमेंट शेयर में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट शेयर में वो है इंडस्ट्री सर्विसेज। इंडस्ट्री सर्विसेज ये क्या होता है, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ये आ गया हमारा टर्शरी सेक्टर। इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं हमने अच्छे से क्लास में पढ़ा हुआ है, सो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो एग्रीकल्चर प्राइमरी, इंडस्ट्री सेकेंडरी एंड सर्विसेज आपका टर्शरी सेक्टर में आती हैं। एंड हमने देखा था कि करंटली प्रेजेंटली जो सर्विसेज है, जो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है किस चीज़ में, हमारी आउटपुट में, हमारी जीडीपी में। ठीक है, ये हमने देखा था, ये हमने देखा था। ठीक है, एंड ये भी हमने देखा था कि सेकंड नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1970s जो एरा था, टाइम था, ठीक है, टाइम पीरियड था, तब आपका नियरली 15% एम्प्लॉयमेंट शेयर होता था आपकी सर्विसेज का। ठीक है, बट अगर हम बात करें 2020 के बाद तो ये इंक्रीज़ हो गया 30% के आसपास, ये 30% के आसपास इंक्रीज़ हो चुका है। सो अगर यूपीएससी पूछे कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किस में आया है, तो आप आराम से आंखें बंद करके आप अपना सर्विसेज पर टिक कर सकते हो। ठीक है, अपना सर्विसेज पर टिक कर सकते हो। ओके, तो ये तो था आपका एम्प्लॉयमेंट में शेयर। देन आपका आउटपुट में कितना शेयर है। ठीक है, आपका आउटपुट में जो चेंजेस आए हैं वो कितने हैं। आउटपुट मीन सिंपली अगर मैं बात करूं कि उसका जीडीपी में कितना शेयर है, जो हमारी जीडीपी है उसमें उतना उसका कितना शेयर है, सिंपली ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है हमारा सर्विसेज, आप देख सकते हो विच इज़ अराउंड 55%। उसके बाद है हमारा इंडस्ट्री, देन इज़ हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, देन है हमारा एग्रीकल्चर। सो ये डेटा जो दिया हुआ है इसको एक बार आप स्किम थ्रू ज़रूर करना कि अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई ऐसा ऑप्शन दिया होता है तो ये चीज़ें आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करती हैं। देन वी हैव हमारा एक्सटर्नल डेट। हमारा एक्सटर्नल डेट ये भी हमने पढ़ा था, डेट जो है
जो सॉवरेन डेट होता है ना हमारा, सॉवरेन डेट वो दो तरह का होता है, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। एंड इंडिया का जो है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो डेट जो है वो इंटरनल है, वो इंटरनल है, ठीक है। कुछ पार्ट है जो एक्सटर्नल है, उसका डेटा यहाँ पर इसने दिया हुआ है, ठीक है, उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि जो एक्सटर्नल डेट है, जो एक्सटर्नल डेट है इन टोटल वो 663 बिलियन यूएसडी है, 663 बिलियन यूएसडी है हमारा प्रेजेंट एक्सटर्नल डेट, जिसमें से हमारा 541 बिलियन यूएसडी वो लॉन्ग टर्म लोन है, वो लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। ये वो वाले लोन हैं जो हम जापान से लेते हैं या फिर वर्ल्ड बैंक से लेते हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, ठीक है। ये वो वाले लोन्स हैं, ये वो वाले लोन्स हैं। देन हमारी डेट टू जीडीपी रेशो, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो, ये क्या होता है, सिंपल, ऊपर रखेंगे हम एक्सटर्नल डेट, नीचे आ जाएगी हमारी जीडीपी, ठीक है। तो वो ये रेशो बता रहा है कितनी है, ये जो है ये डिक्लाइन कर गई है, पहले हमारी 19% थी 2023 में, 2023 में ये हमारी 19% थी, बट करंटली ये 18.7% है, 18.7% है इन 2024, ठीक है। 2024 में ये रेशो जो थी, परसेंटेज जो थी, वो पहले 19% थी लास्ट ईयर 2023 में, एंड नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 2024 में ये रिड्यूस होकर 18.7% हो जाती है, ठीक है। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है कंपेयर टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी, वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज हमने अभी देखा कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, जो एक्सटर्नल डेट है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ है, पहले 19% था, इस बार वो 18.7% हो गया है, ठीक है, इस बार वो 18.7% हो गया है। देन हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, जो एक्सटर्नल डेट है ये वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 663 बिलियन यूएसडी, ओके, बिलियन यूएसडी जो दिए हुए हैं, इनमें कौन सी करेंसी यूज़ हुई है, यहाँ पर ये करेंसी की बात कर रहा है। तो एज यू ऑल नो, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट में नहीं भी पढ़ा तो भी आप लॉजिकल गेस यूज़ करके बता सकते हो कि जो सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा, पहले नंबर पर होगा, वो होगा हमारा यूएस डॉलर, ठीक है। तो यूएस डॉलर जो है वो अराउंड 54% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इस अमाउंट में, ठीक है, 54%। उसके बाद हमारा इंडियन रुपी आ जाता है, उसके बाद हमारा इंडियन रुपी आ जाता है, देन हमारा जापानीज़ येन आ जाता है, उसके बाद एसडीआर दैट इज़ स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ, ठीक है, जो आईएमएफ होता है उसके पास एसडीआर होता है, एज यू ऑल नो, ये हमने इकोनॉमी वाली क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर, उसके बाद हमारा इंडियन रुपी, ये याद रखना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है ये तो सबको पता होगा कि डॉलर होगा, बट सेकंड पे हमारा रुपी है, सेकंड पे हमारा इंडियन रुपी है, ये भी याद रखना, सेकंड पे येन नहीं है, ठीक है, येन नहीं है, सेकंड पे हमारा रुपी है, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि रुपी में हम अपना जो रशिया है, ठीक है, यूएई है, ऐसी कंट्रीज़ के साथ हम रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, अभी जो लोन है वो डील कर रहे हैं हमारी करेंसी में, तो ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है, पहले डॉलर, देन अपना रुपी, उसके बाद येन, उसके बाद एसडीआर, ओके। देन यहाँ से हमारा मेन कंपोनेंट दैट इज़ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा था कि वेरिएबल रेट, जो वेरिएबल रेट है वो न्यूज़ में था, वेरिएबल रेट न्यूज़ में था, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसने वही थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है जो हमने अपना क्लास में देखी थी, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ऊपर से जस्ट स्किम कर लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। सो एज यू ऑल नो कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की होती है, ठीक है, एंड इस पॉलिसी के थ्रू हमारा आरबीआई क्या करता है, कुछ इकोनॉमिक गोल्स होते हैं उसके, कुछ इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, उनको ये अचीव करता है, ठीक है, इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करता है। एंड जो प्राइस स्टेबिलिटी है दैट इज़ इन्फ्लेशन, सिंपली जो इन्फ्लेशन है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल में रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है, ना ही वो बढ़ने देता है इन्फ्लेशन को, ना ही कम होने देता है, एक लेवल तक रखता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ज़ीरो हो जाएगी ना हमारी कंट्री में तो भी अच्छी नहीं है, अगर 10% हो जाएगी तो भी अच्छी नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो एक रेंज में रहनी चाहिए इन्फ्लेशन। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का वही काम है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को माइंड में रखे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे, ठीक है, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। देन यहाँ पर इसने एक टर्म दे दी है हमें, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है क्या होती है, ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स इम्पैक्ट, ठीक है। अगर आरबीआई का पहले जो रेपो रेट था वो पहले था फॉर एग्ज़ाम्पल 4%, ठीक है। अब उसने क्या किया, उस रेपो रेट को 6% कर दिया, ठीक है। इस 6% करने की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा, जो मार्केट पर इम्पैक्ट आएगा, बैंक्स पर आएगा, ठीक है, बिजनेस पर आएगा, जीडीपी पर आएगा, उसी को ये सिंपली बोल देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। एंड ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये बनती किस एक्ट के अंदर है, किस एक्ट के अंदर आती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये आरबीआई एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। जो हमारा आरबीआई एक्ट है, जो आरबीआई एक्ट है 1934 वाला, जिसके अंदर हमारा आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है, उसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया है, उसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया है। एंड ये एक्ट को अमेंड किया गया था 2016 में, 2016 में फर्स्ट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था, ठीक है, बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट, बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट, ठीक है। एंड ये चीज़ आप याद रखना, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यूपीएससी ने ये हमारा जो प्रीलिम्स होता है, जो प्री होता है, उसमें ये चीज़ पूछी हुई है, ठीक है, कि जो आपकी इन्फ्लेशन टारगेट होता है, जो आपका इन्फ्लेशन टारगेट होता है वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, किस बेस पर डिसाइड किया जाता है, किस बेस पर डिसाइड किया जाता है, ये यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो ये बात आप माइंड में रखना, ठीक है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई के साथ कंसल्ट करती है, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको डिटर्मिन करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिटर्मिन्स इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट को वो डिटर्मिन करेगी इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स। यूपीएससी ने स्टेटमेंट दी थी और तब उसने कंज्यूमर प्राइस की जगह पर होलसेल प्राइस इंडेक्स लिख दिया था, ठीक है, कंज्यूमर की जगह पर उसने होलसेल प्राइस इंडेक्स लिख दिया था, ठीक है। सो अगर आपको ये टेक्निकलिटीज़, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए, ठीक है। सो इन्फ्लेशन टारगेट कौन सेट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ये तो नॉर्मल जो हमारी आम जनता है, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक है, उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम सभी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए इन्फ्लेशन को पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इन्फ्लेशन टारगेट को, कि भाई जो पब्लिक है उसके ऊपर किस चीज़ का इम्पैक्ट है, होलसेल प्राइस का है या फिर कंज्यूमर प्राइस का है, तो वो कंज्यूमर प्राइस है, ठीक है। होलसेल पर तो वो रिटेलर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई के साथ मिलकर कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करती है एवरी 5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड जो इन्फ्लेशन होती है ना, इन्फ्लेशन ये एक रेंज होती है, रेंज, ठीक है, 4%, 4% ±2%, इट मीन्स 2% से लेकर 6% के बीच में अगर आपकी इन्फ्लेशन है, अगर आपकी इन्फ्लेशन 2 to 6% के बीच में है तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो इकोनॉमी के लिए गुड होता है। इसका मतलब होता है आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, इन्फ्लेशन के कारण वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, ठीक है। बट अगर तो कम या ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई जो है मेजर्स लेता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एंड इसको कंट्रोल करता है। एंड अगर आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाता तो आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। जो आरबीआई गवर्नर होता है जिसका ये मेन काम है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। एंड हमने ये भी देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके कुछ टूल्स होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव्स होते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका रेपो रेट, ठीक है, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, ये सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है अपनी अपनी क्लास में, इकोनॉमी वाली क्लास में, ठीक है।
एंड क्वालिटेटिव क्या होते हैं? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मीन्स आरबीआई ने डायरेक्टली किसी बैंक को बोल दिया, डायरेक्टली किसी बैंक को बोल दिया कि भाई आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है, आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई ने बोल दिया क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग मीन्स कि आप अपनी टोटल क्रेडिट का 25% दोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। आरबीआई ने क्या किया? वेरिएशन इन मार्जिन बोल दिया कि भाई आप अगर किसी को लोन दे रहे हो तो इतना मार्जिन होना चाहिए, जो भी वो आपके पास मॉर्गेज रख रहा है, ठीक है, मॉर्गेज रख रहा है उसका इतने % वेरिएशन होना चाहिए मार्जिन में, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं उसे, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव रूल्स जो होते हैं ये डायरेक्ट नेचर के होते हैं, ये होते हैं डायरेक्ट नेचर के, ये होते हैं डायरेक्ट नेचर के, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव जो होते हैं ये इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये भी एक स्टेटमेंट देखी थी मैंने किसी पीवाईक्यू में कि जो क्वालिटेटिव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं या फिर इनडायरेक्ट होते हैं, ओके, तो ये बात आप माइंड में रखना, ठीक है। देन हमें यहाँ पर दिया हुआ स्टरलाइजेशन, ये अपना यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है, ये प्रीलिम्स का, अपने प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है। स्टरलाइजेशन, उसने पूछा था कि भाई स्टरलाइजेशन में आरबीआई क्या करता है, स्टरलाइजेशन में आरबीआई क्या करता है, एंड उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, चार ऑप्शन दिए हुए थे। एंड एक ऑप्शन में अपना था ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जब स्टरलाइजेशन आरबीआई ने करनी होती है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज़ करता है, सीआरआर यूज़ करता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स यूज़ करता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? वो सिंपली सेल एंड परचेज़ करता है, ठीक है, सेल एंड परचेज़ करता है किस चीज़ की? हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज़ करता है इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। एंड क्यों करता है? स्टरलाइजेशन के लिए करता है। स्टरलाइजेशन होता क्या है? एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज करना। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए, मार्केट में लिक्विडिटी मीन्स सिंपल पैसा ज़्यादा हो गया भाई, लोगों के पास मनी, लोगों के पास मनी, लोगों के पास रुपीज़ ज़्यादा आ गया है, लोग ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में से जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको निकाल लेगा। कैसे निकालेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज़ करके, सीआरआर को इंक्रीज़ करके, ठीक है, ऐसी चीज़ें करके वो स्टरलाइजेशन करेगा, ठीक है, एक्सेस लिक्विडिटी को क्या करेगा? सक कर लेगा, मार्केट से निकाल लेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। देन मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कुछ तरह की होती है, आपने सुना होगा एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। हम इतना ये डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल ये देखेंगे। एक्सपांशनरी का मतलब होता है एक्सपांड हो रहा है, ये भी आपको पता होगा। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। अब एक्सपांशनरी में वो क्या करता है? एक्सपांशनरी में वो क्या करेगा? वो ना मार्केट में पैसे को इंक्रीज़ करेगा, जो हमारा रुपी है, जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई उसको मार्केट में वो इंक्रीज़ कर देगा, उसको बोलते हैं हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये कैसे करेगा? वो करेगा जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं ना, उनको यूज़ करके वो मनी को इंक्रीज़ करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा मार्केट में। कैसे करेगा? जैसे हमारा सीआरआर होता है उसको रिड्यूस कर देगा, एसएलआर को रिड्यूस कर देगा, रेपो रेट को रिड्यूस कर देगा, सो दैट्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं आरबीआई से कम रेट पे लोन ले सकें एंड आगे हम कस्टमर्स को कम रेट पर लोन्स दे सकें। इससे क्या होगा? मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनको ये कम कर देता है सिंपली। देन जो कॉन्ट्रैक्शनरी है उसमें इसका उल्टा होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना। सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो मनी सप्लाई है उसको रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करके, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करके, जो सीआरआर था, एसएलआर था, रेपो रेट था, उनके रेट्स को इंक्रीज़ कर देगा। यहाँ पर डिक्रीज़ किया था, यहाँ पर इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज़ कर देगा। एंड जो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा था ओएमओ, अगर तो उसने मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है मींस कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मनी सप्लाई को, तो वो क्या करेगा?
तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगा एंड मार्केट में से पैसे ले लेगा, लिक्विडिटी को निकाल लेगा। एंड अगर उसने मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है, मींस उसने एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा, परचेज़ कर लेगा हमसे, हम पब्लिक से सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर लेगा, बदले में हमें इन रिटर्न कैश दे देगा, मनी दे देगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। देन यहाँ पर इसने वो मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, एमपीसी जो होती है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये आरबीआई एक्ट 1935 के अंडर बनी थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी है एंड ग्रोथ भी है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सो अगर आपसे पूछे यूपीएससी ऑप्शन देके कि भाई एमपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, सो दैट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए। ठीक है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना, मेंटेन करना। इन टोटल एज यू ऑल नो, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3-3। ठीक है, 3 जो होते हैं वो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं एंड 3 जो होते हैं वो अपने आरबीआई की तरफ से होते हैं। ठीक है, एंड आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका क्या होता है, चेयरपर्सन होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इसका कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर। ओके, एंड एटलीस्ट 4 टाइम्स इसको मिलना होता है, एटलीस्ट इसको 4 टाइम्स मिलना होता है। ठीक है, एक साल में मिनिमम इसको 4 बार मिलना पड़ता है। वैसे तो ये हर 2 मंथ्स में मिलती है। ठीक है, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में मिलती है, बट मिनिमम 4 टाइम्स इसको 4 टाइम्स मिलना होता है। ठीक है, 4 टाइम्स मिलना होता है एंड एवरी मेंबर हैज़ 1 वोट। ठीक है, हर मेंबर की 1 वोट होती है एंड गवर्नर जो है दैट इज़ आरबीआई गवर्नर जो कि चेयरपर्सन है, वो कास्टिंग वोट करता है। ठीक है, कास्टिंग वोट मीन्स जब टाई हो जाता है, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, तो वो 1 वोट किसी एक को देकर क्या करेगा, मेजॉरिटी डिसीजन ले लेगा, मेजॉरिटी डिसीजन ले लेगा। देन अपना कोरम मीन्स मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, वो 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम 4 मेंबर्स होते हैं। देन मैंने ऊपर बात की थी कि भाई वेरिएबल रेपो रेट जो था न्यूज़ में था, वेरिएबल रेपो रेट न्यूज़ में था। अभी आप खुद देखो कि न्यूज़ में था वेरिएबल रेपो रेट, इस तक पहुंचने के लिए हमें इतना टाइम लगाना पड़ा, ये सारी चीज़ें पढ़कर आनी पड़ी, जिस पे हमारे 27 मिनट्स चले गए। ठीक है, हमारे 27 मिनट्स जो बैकग्राउंड था वो पढ़ने में लग गए, बट मेन जो चीज़ थी न्यूज़ में वो थी भाई वेरिएबल रेपो रेट, वेरिएबल रेपो रेट। ठीक है, न्यूज़ में सिर्फ यही था। सो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा करंट पार्ट पर। ठीक है, जो करंट अफेयर पार्ट है, जो स्टैटिक है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ को मैं भी माइंड में रखूँगा। ओके, सो आरबीआई ने 25,000 करोड़ को क्या किया, इंजेक्ट किया मार्केट में वाया वेरिएबल रेपो रेट टू एड्रेस लिक्विडिटी डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम। जैसा हमने ऊपर देखा था कि लिक्विडिटी जो है दैट इज़ मनी, सिंपल लिक्विडिटी का मतलब होता है सिंपल मनी, पैसा। ठीक है, मार्केट में अगर कम ज़्यादा हो तो आरबीआई को काम करना पड़ता है। तो मार्केट में लिक्विडिटी कम थी, मींस बैंक्स के पास पैसे नहीं थे। अगर बैंक के पास पैसे नहीं है तो वो आगे पब्लिक को लोन नहीं दे पाएगा, अगर पब्लिक के पास लोन नहीं होगा तो वो शॉपिंग नहीं कर पाएगी, घर नहीं बना पाएगी, एजुकेशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी इकॉनमी क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। सो उस चीज़ को सही करने के लिए आरबीआई ने 25,000 करोड़ मार्केट में इंजेक्ट किया वेरिएबल रेपो रेट की मदद से, वेरिएबल रेपो रेट की मदद से। ठीक है, एंड जो वेरिएबल रेपो रेट होता है, जो वेरिएबल रेपो रेट होता है ये मार्केट डिटर्मिंड होता है। ठीक है, मार्केट डिटर्मिंड रेट होता है। मार्केट डिटर्मिंड मीन्स सिंपली जैसा नेचर मार्केट का होगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट डाउन चल रही है, मार्केट अगर डाउन चल रही है तो वीआरआर भी डाउन हो जाएगा। अगर तो ज़्यादा ही अप चल रही है तो ये भी अप हो जाएगा। ठीक है, ये भी अप मीन्स इंक्रीज़ हो जाएगा। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जो वीआरआर है दैट इज़ वेरिएबल रेपो रेट, ये अपने रेपो रेट से कम होता है। अगर आपका रेपो रेट 4% है तो आपका वीआरआर जो है वो 3.75% हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, बट आपका वीआरआर कभी भी रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता, रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता।
मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस पता है, ठीक है। रेपो रेट मीन्स बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं इस रेट पर। रिवर्स रेपो रेट मीन्स आरबीआई जो है बैंक्स का पैसा अपने पास रखेगा एक रेट पर, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सिंपल। सो वीआरआर हमेशा रेपो रेट से कम होता है, बट वो रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स वो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के मिडल में लाई करता है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के मिडल में कौन लाई करता है? वेरिएबल रेपो रेट, ठीक है, वेरिएबल रेपो रेट। एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वेरिएबल रेपो रेट का, ये यूजुअली 1 डे से लेकर 14 डेज तक का होता है, ठीक है। 1 डे से लेकर 1 दिन से लेकर 14 डेज के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है रिवर्स वेरिएबल रेपो रेट का, ओके, वेरिएबल रेपो रेट का। देन ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये रेपो रेट क्या होता है, ओके। अब जैसे ये वेरिएबल रेपो रेट है, वैसे ही हमारे पास वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है, ठीक है, जो कि सिंपली काम करता है किस तरह से, जैसे हमारा रिवर्स रेपो रेट काम करता है। सिंपल। रिवर्स रेपो रेट का काम क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई बैंक से पैसे लेता है, बैंक से अमाउंट लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वैसे ये हमारे पास वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट, जिसमें अगेन आरबीआई बैंक से पैसे लेगा एक रेट पर बैंक से पैसे लेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ओके। सो इन चीज़ों को ना, इन रेट्स को, जितने भी तरह के रेट्स हैं, CRR, SLR, VRR, इन सबको एक अपना A4 बना लेना, ठीक है। उस पर लिख के इनका डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस क्या होता है, या क्या किसी में हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, टाइम पीरियड कितना होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, नेचर क्या होता है, ये चीज़ों को ना आप माइंड में रखना, क्योंकि यूपीएससी वर्ड्स के साथ प्ले करता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि PYQs भी हमने देखे हुए हैं, वो उनमें भी वो ऐसा ही करता है। सो इस चीज़ को आप माइंड में रखना। देन हमारे पास आता है रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स क्या होती हैं? जैसे मैंने ऊपर बात की थी एग्रीकल्चर वाली, ठीक है, कि आपका अगर फॉर एग्जांपल ये 100% लोन अमाउंट है, ठीक है, उसमें से आपको मिनिमम फॉर एग्जांपल लेट्स से 25% जो है आपको देना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, ओके। तो उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसको बोलते हैं सिंपली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आरबीआई ने रिसेंटली इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को क्या किया है, गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया है, स्मॉल लोन्स को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल अमाउंट लोन्स को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर एवरेज लोन साइज़ जो है वो स्लो है। अब ये स्मॉल लोन क्या होते हैं? स्मॉल लोन्स मीन्स वो लोन, सिंपली वो लोन जिसका अमाउंट जो है वो छोटा होता है, वो लाखों में अमाउंट नहीं होता, ठीक है, वो अमाउंट लाखों में नहीं होता, छोटा अमाउंट होता है लोन के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मॉल लोन इन टर्म्स ऑफ आरबीआई, अगर हम आरबीआई की लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में लोन अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, लोन अवेलेबिलिटी कम है, सो उसको ज़्यादा वेटेज दे दी गई है, उसको वेटेज इंक्रीज़ कर दी गई है, सो दैट उस डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा पैसे हों, ज़्यादा अमाउंट हो, एंड वो आगे पर पर्सन लोन ज़्यादा दे सके, ठीक है, ज़्यादा दे सके। एंड जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा जो लोन है, लोन अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, उसको इसने डिसइंसेंटिवाइज कर दिया है, ठीक है, डिसइंसेंटिवाइज कर दिया है, सो दैट वहाँ से जो अमाउंट एक्सेस जा रहा है वो रिड्यूस हो सके, एंड वो सेम अमाउंट कहीं और शिफ्ट हो सके, कहीं और शिफ्ट हो सके, ठीक है। बाकी सबको इसने सेम लेवल पर रखा है, बाकी से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हमारा ना एक्सेस है, ठीक है, ना ही वो लो है, ठीक है, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, ठीक है, उनको वो उसने जो पहले वाले लेवल्स थे, जो पहले वाली गाइडलाइंस थी, दैट इज़ 100% वाला जो सिस्टम था, वहीं पर रखा गया है। जहाँ पर एक्सेस है उसकी वेटेज को इसने रिड्यूस कर कर 90% पे कर दिया है, जहाँ पर लो है उसकी वेटेज को इसने इंक्रीज़ कर कर 125% पे कर दिया है, ठीक है, 125% पे कर दिया है, ठीक है। एंड ये भी याद रखना है MSME वाला, कि जो MSME लोन्स होते हैं, जितने भी बैंक अगर MSME को लोन दे रहे हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा, ठीक है। अगर आपने MSME को लोन दिया है तो वो आपका PSL में आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपका आता है, ठीक है।
ये भी एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है एक स्टेटमेंट में, ठीक है। एक स्टेटमेंट में यूपीएससी ने ये चीज़ दी हुई है कि भाई आपका पीएसएल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ऑप्शन में आपका एमएसएमई भी दिया हुआ था, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, पीएसएल में हमारी एमएसएमई भी आती है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसने भाई डिफ़ाइन कर दिया कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि वो सेक्टर जिसको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इम्पोर्टेंट समझता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, ठीक है, ग्रीन एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। वही इसका काम होता है, ओके। एंड ये 1972 से स्टार्ट हुई थी। जो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये 1972 में स्टार्ट हुई थी। 1972 में क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। एंड कौन कौन सी कमेटीज़ हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, दैट इज़ गादगिल कमेटी एंड घोष कमेटी। गादगिल कमेटी 1969 बहुत फेमस कमेटी है ये, ठीक है। देन घोष कमेटी, गादगिल एंड घोष कमेटी ने रेकमेंड किया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स को, ठीक है। मीन्स उसके साथ सिंपली ये एसोसिएटेड है, ओके। देन वी हैव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। जो बैंक्स ना ये पीएसएल टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, इनको सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। इनको सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। एंड ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ट्रेडेबल होते हैं। जो पीएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं बैंक्स के पास, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बैंक क्या करते हैं, अगर इसके पास मनी की कमी है, ठीक है, इसके पास पैसे नहीं है लोन देने के लिए, सो ये क्या करेगा, उस सर्टिफिकेट को ट्रेड करेगा किसी दूसरे बैंक के साथ, किसी दूसरे बैंक के साथ सर्टिफिकेट को ट्रेड करके उससे मनी ले लेगा एंड अपने टारगेट को पूरा कर लेगा, ठीक है। सो ये ऐसे सिस्टम चलता है। सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वैसे काम करता है हमारा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ये हमारा काम करता है। देन यहाँ पर इसने वही दिया हुआ है पीएसएल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हमने अभी ऊपर देखा, एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, एजुकेशन है, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, देश से बाहर कोई चीज़ भेजनी है, ठीक है, तो वो भी पीएसएल के अंदर आएगी। हाउसिंग, हाउसिंग जो है, एंड इसमें कमर्शियल हाउसिंग नहीं है, ठीक है। इसमें कमर्शियल हाउसिंग नहीं है। हाउसिंग मीन्स जो नॉर्मल पब्लिक अपने लिए हाउस बनाती है, नॉर्मल हाउस का लोन जो होता है वो है, ठीक है। इसमें वो चीज़ कंसीडर नहीं होगी कि आप बिल्डिंग बना के बेच रहे हो, उसके लिए आपको लोन चाहिए, वो चीज़ नहीं आएगी। हाउसिंग मीन्स नॉर्मल एक इंसान अपने लिए घर बनाना चाहता है, ठीक है, वो लोन लेगा तो वो पीएसएल में आएगा। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन अपना ग्रीन एनर्जी, दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स, ठीक है। एंड जो ये पीएसएल है, इसमें व्हीकल सेक्शन की कैटेगरी भी दी हुई है, जिसको फर्दर डिफाइन किया गया, ठीक है, कैटेगराइज किया गया, दैट इज़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, जिसके पास 2 एकड़ से कम लैंड होती है, उसको बोलते हैं हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए हमारे, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ होगी, ठीक है, उनको व्हीकल सेक्शन कैटेगरी में क्या किया गया, सब क्लासीफाई किया गया, ठीक है, सब क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पर इसने सिंपली टारगेट्स दे दिए हुए हैं कि भाई पीएसएल के कितने टारगेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स के लिए। फॉर बाय द वे ये भी अपना पीवाईक्यू है, ठीक है। ये भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा था कि कितने परसेंट कौन से बैंक को पीएसएल देना होता है, ठीक है। तो ये भी अपना पीवाईक्यू में पूछा गया ऑलरेडी। फर्स्ट हमें दिया हुआ है हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 या फिर उससे ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, जिनकी ब्रांचेस 20 हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। डोमेस्टिक प्लस फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 या उससे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनके लिए हमें दिया हुआ है कि टोटल उनकी पीएसएल कितनी होगी, टोटल उनका प्रायोरिटी सेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दिया हुआ है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, जितना वो टोटल लोन दे सकता है। इसने वर्ड यूज़ किया नेट बैंक क्रेडिट, नेट वर्ड यूज़ किया, मीन्स टोटल फॉर एग्जांपल उसने 100 उसके पास लोन है देने के लिए, ठीक है, आगे कस्टमर्स को देने के लिए, एंड बैंक के ऊपर खुद के ऊपर बैंक के लोन है फॉर एग्जांपल 40, ठीक है। तो बैंक अपना लोन उतार देगा, ठीक है, जो उसका रेस्ट बचेगा दैट इज़ 60, वो क्या करेगा, ये उसके पास नेट बैंक क्रेडिट है, इतना अमाउंट वो आगे लोन में दे सकता है। इस अमाउंट का 40%, इस अमाउंट का जो 40% होगा ना, 40% बैंक क्या करेगा, आगे एज पीएसएल बैंक को देना पड़ेगा,
प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। एंड जो रेस्ट 60% है, जो रेस्ट 60% है वो बैंक जहाँ चाहे किसी को भी लोन दे सकता है, ठीक है, वो बैंक की मर्ज़ी है। बट मिनिमम उसको 40% देना पड़ेगा, मिनिमम 40% देना पड़ेगा, मैक्सिमम वो चाहे 70% दे, 80 दे, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। मिनिमम बैंक को PSL में 40% देना पड़ेगा, डोमेस्टिक बैंक को एंड फॉरेन बैंक को जिसकी 20 से ज़्यादा या फिर 20 ब्रांचेज़ हैं, ओके, या फिर 20 ब्रांचेज़ हैं। देन अपना फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं, फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं, उसको भी सेम अमाउंट ऑफ लोन देना पड़ेगा, परसेंटेज जो हम हमारे डोमेस्टिक बैंक को देना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है। देन आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इसको भाई 75% देना पड़ता है। जो RRB होता है ना, रीजनल रूरल बैंक, इसको 75% देना पड़ता है। अपना जो टोटल लोन का अमाउंट होता है, इसे अवेलेबल क्रेडिट होता है, उसका 75% इसको एज अ PSL देना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि भाई इसका 40 है, इसका 40 है, बट ये रीजनल रूरल बैंक में इतना स्पेशल क्यों है कि भाई इसको सीधा ही 75% PSL में देना पड़ रहा है। भाई जो हमारा RRB है ना, रीजनल रूरल बैंक, इसका पर्पस ही ये है, इसका नाम देखो आप सबसे पहले, रीजनल रूरल बैंक, ये उस एरिया में है जो इतना डेवलप्ड नहीं है, जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया है। एंड रूरल एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, एजुकेशन हो जाएगी, हमारी हमारी एनर्जी हो जाएगी। सो ये चीज़ें तो होती हैं रूरल एरिया में, तो इसीलिए उसका मेन फोकस जो है ना, ये एरिया होता है, ठीक है, ये टारगेट्स होते हैं। दैट इज़ वाई उसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 75% उसको देना पड़ता है अपना PSL में, ठीक है, PSL में 75% देना पड़ता है। देन है अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको भी 75% देना पड़ता है PSL में, PSL में इसको भी 75% देना पड़ता है। सो हमने देखा कि जो डोमेस्टिक बैंक है हमारा, जो हमारा डोमेस्टिक बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा कमर्शियल बैंक है, जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, उसको 40% देना पड़ेगा PSL में, ठीक है, उसको देना पड़ेगा 40% डोमेस्टिक बैंक को। फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा, फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, उसको भी देना पड़ेगा 40%, ठीक है। फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं, फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, उसको भी 40% ही देना पड़ेगा अपना एज PSL, जो भी उसका अमाउंट है क्रेडिट के लिए, उसका 40% देना पड़ेगा। देन है हमारा रीजनल रूरल बैंक एंड हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों को 75% देना पड़ता है अपना एज अ PSL, ठीक है। इनके पास जो भी अवेलेबल होता है अमाउंट क्रेडिट के लिए, उसका 75% देना पड़ता है, ठीक है। इसने आगे इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया हुआ है कि जो PSL है, ठीक है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है, उसमें एग्रीकल्चर को कितना जाएगा, MSME को कितना जाएगा, ठीक है, इसने फर्दर डिफाइन कर दिया हुआ है इसको कि भाई आपका 18% जो है, 18% जो आपका नेट बैंक क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर को जाएगा PSL फॉर्म में, 7.5% जो है आपका MSME में जाएगा, ठीक है, 12% जो है आपका डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज़ फॉरेन बैंक में एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं, जिसकी 20 से कम ब्रांचेज़ हैं, उसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक के लिए ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, ठीक है। एंड ये भी याद रखना कि जो PSL गाइडलाइंस हैं, अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस हैं, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। जो हमारी PSL गाइडलाइंस हैं, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ओके, मूविंग नेक्स्ट इज़ हमारा MIBOR, मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट,
मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। आपने वो सुना होगा कि जिसको हम बोलते हैं ना लिबोर बोलते हैं, लंदन इंटरबैंक आउटराइट रेट। ठीक है, वैसे ही हमारे पास मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट है। ये जो है ना, ये शॉर्ट टर्म रेट होता है। ये एक रेट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है बैंक्स के बीच में। ठीक है, बैंक्स के बीच में ये रेट यूज़ किया जाता है एक दूसरे से मनी को लेने देने के लिए सिंपली। एंड आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि भाई जो मैथडोलॉजी है इस रेट को कंप्यूट करने की, उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, आरबीआई ने चेंजेस को रेकमेंड किया है किसकी कंप्यूटिंग के लिए, मिबोर की कंप्यूटिंग के लिए। एंड ये जो मिबोर होता है, मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है बैंक्स के बीच में। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो वो हमारी मनी मार्केट होगी। ठीक है, आपको पता है दो तरह की मार्केट होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो हमारी मनी मार्केट जो है उसमें मिबोर मिबोर जो है मिबोर रेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिबोर रेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसने अगेन फिर से डिफाइन कर दिया कि भाई मिबोर होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, तो सिंपली ये एक इंटरेस्ट रेट होता है। ये एक क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको एज अ बेंचमार्क यूज़ किया जाता है। एज अ बेंचमार्क यूज़ किया जाता है बैंक्स के द्वारा। किसके द्वारा, बैंक्स के द्वारा, टू बोरो अनसिक्योर्ड फंड्स इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट। इंडियन इंटरबैंक मार्केट, जैसा मैंने बताया कि मिबो रेट जो है ये वो रेट है जिसके ऊपर बैंक्स जो है आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मनी को लेते हैं एंड शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं एंड जो फंड्स लेते हैं ना वो अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मीन्स इसके ऊपर कोई वो मॉर्गेज नहीं देते, कोई सिक्योरिटीज़ नहीं देते, कोई एसेट नहीं देते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड फंड्स होते हैं। ओके, सो सिंपली याद रखो, मिबोर के ऊपर अनसिक्योर्ड फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है अमंग बैंक्स। ठीक है, बैंक्स के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, एंड इस मिबोर जो ये रेट है इसको कौन कंप्यूट करता है एंड पब्लिश करता है, इसको हमारी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डेली बेसिस कंप्यूट करती है एंड पब्लिश करती है। ठीक है, डेली बेसिस पे कंप्यूट करती है एंड पब्लिश करती है कौन, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, अपना फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। एंड ये भी याद रखना कि डेली बेस पे करती है। ठीक है, यूपीएससी जो है वो कुछ भी लिख सकता है कि भाई मंथली बेस पे करती है या वीकली बेस पे करती है। सो ये चीज़ को याद रखना, वो डेली बेस पे करती है। ओके, एंड ये किस बेस पे कंप्यूट किया जाता है, किस बेस पे कंप्यूट किया जाता है, ये कंप्यूट किया जाता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के बेस पर। जो एनडीएस हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के बेस पे, जो पहले पहले एक आवर में, जो फर्स्ट आवर में बैंक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल दो बैंक्स हैं, बैंक ए 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दो बैंक्स हैं। मार्केट जैसे स्टार्ट हुआ डे, इन्होंने फर्स्ट 1 आवर में क्या किया, आपस में लोन्स लिए। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र की शॉर्ट टर्म के लिए किसी रेट पर इन्होंने क्या किया, लोन लिया। ठीक है, फर्स्ट 1 आवर में जो इन्होंने लिया होगा उनका ये क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, मीडियन सा निकाल लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम एनडीएस, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। देन हमारा लिबोर, जैसा मैंने ऊपर बात की थी कि लिबोर होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है एज अ बेंचमार्क। एंड आरबीआई ने क्या किया था, लास्ट ईयर आरबीआई ने एडवाइजरी इशू की थी, जितने भी हमारे बैंक्स हैं कंट्री में जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, एंड उनको कहा था कि भाई आप जो लिबोर है इससे दूर हो जाओ मीन्स इसके बेस पर अपनी ट्रांजैक्शंस मत करो। ठीक है, आप मिबोर जो है हमारा उस रेट पर ट्रांजैक्शंस करो, इससे इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, इससे इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लिबोर जो है ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक्स यूज़ करते हैं इसको एज अ बेंचमार्क। ठीक है, एक दूसरे को लेंड करने के लिए, मनी शॉर्ट टर्म के लिए सिंपली। एंड ये मनी जो है कॉल मनी मार्केट में यूज़ की जाती है। हमने मनी मार्केट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसमें कॉल मनी मार्केट को भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए,
ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मनी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। एंड आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एंड एस्टेब्लिश कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एंड एस्टेब्लिश कर रहा है। एंड ये ARR है क्या, सिंपली ये सिंपली एक बास्केट है। ठीक है, ये एक बास्केट ऑफ करेंसीज़ है, बास्केट ऑफ करेंसीज़ है जिसको बैंक्स यूज़ करेंगे, जिसको बैंक्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रिटिश पाउंड ओनली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रिटिश पाउंड ओनली। ठीक है, अगर आप लीबोर को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मोस्टली वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ब्रिटिश पाउंड से, ब्रिटिश पाउंड से। बट आरबीआई जो है इस चीज़ से, आरबीआई ने कहा कि भाई आप इस चीज़ से बाहर निकलो। ठीक है, किसी एक करेंसी पर, एक रेट पर डिपेंड ना हो आप। इसीलिए आरबीआई जो है ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स को क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, एक बास्केट ऑफ करेंसीज़ को बनाया जाएगा, बास्केट ऑफ करेंसीज़ को बनाया जाएगा एंड उसके बेस पर एक रेट को चूज़ किया जाएगा, बास्केट ऑफ करेंसी को बनाया जाएगा, उस बेस पर एक रेट को चूज़ किया जाएगा। ठीक है, उस बेस पर एक रेट को चूज़ किया जाएगा। ठीक है, एंड जो लिबोर है, लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है, जैसे हमारा मीबोर है, इसके अलावा भी है वर्ल्ड में बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एक अपने रेट्स हैं। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक अलग रेट होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में मीबोर है, ठीक है, हमारा यूके में लिबोर है, वैसे ही यूएस में क्या है, यूएस में है सोफर, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ठीक है, मीबोर के अलावा इंडिया में एक और है, मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट। चाइना में है अपना शिबोर, दैट इज़ शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट। एंड जापान में है अपना टिबोर, दैट इज़ टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, एंड ये लास्ट पे याद रखना कि जो मीबर को क्या करती है, पब्लिश करती है कंपनी, जो हमने वो भी ऊपर देखी, दैट इज़ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2014 में बनी थी, 2014 में बनी थी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एंड इसको रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई, हमारा आरबीआई क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड इसको ऑन कौन कर रहा है करंटली, करंटली इसको फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लस फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये 3 इंस्टीट्यूट मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया मनी मार्केट वाला, एक हो गया फॉरेन एक्सचेंज वाला, एक हो गया इंडियन बैंक वाला। तीनों ही इस रेट के साथ एसोसिएटेड हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तीनों ही हमारे एसोसिएटेड हैं। ठीक है, देन है हमारा आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफ़र, आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफ़र। सो आरबीआई जो है, इसकी जो इनकम होती है, ठीक है, जो भी इसका नेट प्रॉफिट होता है, जिसको हम सरप्लस बोल देते हैं। ठीक है, आरबीआई की टर्म्स में हम इसको सरप्लस बोल देते हैं। आरबीआई क्या करता है, उस सरप्लस को अपने पास नहीं रखता, किसको दे देता है, अंडर आरबीआई एक्ट, जो आरबीआई एक्ट है 1934 वाला, वो कहता है कि जो भी सरप्लस होगा आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सरप्लस ट्रांसफ़र कर देगा। सो इस साल आरबीआई ने वो जितना भी सरप्लस था, जो कि हाईएस्ट था, अब तक का हाईएस्ट एवर सरप्लस था, विच इज़ अराउंड 2.11 लाख करोड़। सो इतना अमाउंट आरबीआई ने अब तक का हाईएस्ट एवर सरप्लस था जो कि गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है। एंड ये अमाउंट जो था डबल था, मोर देन डबल था प्रीवियस ईयर थे। जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट था वो 86,000 करोड़ था, एंड उसका डबल, उसके डबल से भी ज़्यादा था जो 2024 का हमारा सरप्लस था आरबीआई का। ठीक है, सरप्लस सिंपली उसकी डेफिनेशन दी हुई है भाई, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि क्या होता है सरप्लस। वी ऑल नो, आपकी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, जो आपका आएगा उसको बोलते हैं हम सरप्लस, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि भाई आरबीआई कुछ बेच तो रहा नहीं है, तो ये अर्न कहाँ से कर रहा है, इसकी इनकम कहाँ से आ रही है। सो आरबीआई की इनकम मेनली आती कहाँ से है, ठीक है, इसकी इनकम जो है वो मेनली आती है इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। हमने अभी ऊपर देखा था कि आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज़ को ऑन करता है, उनकी सेल करता है, परचेज़ करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। सो उन सिक्योरिटीज़ पर इसको इंटरेस्ट आता है। देन आरबीआई जो है, जो बैंक्स होते हैं उनको इंटरेस्ट के ऊपर क्या देता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देता है,
उसके ऊपर भी इसको इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर भी इसको इंटरेस्ट आता है। एंड आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देता है, बैंक्स को क्या देता है, रेपो रेट हो गया, उसके ऊपर लोन देगा, ठीक है, वो भी इंटरेस्ट आएगा। देन जो फॉरेन सोर्सेज हैं, जो हमारे फॉरेन सोर्सेज हैं आरबीआई से, उसको भी आरबीआई को सॉरी फॉरेन करेंसी एसेट से भी आरबीआई को इनकम आती है, ठीक है। सो ये तो कुछ सोर्सेज थे यहाँ पर लिस्ट इन किए हुए थे जहाँ से हमारा आरबीआई इनकम को अर्न करता है। देन इसके एक्सपेंसेस कहाँ पर होते हैं, जो मेन इसका एक्सपेंडिचर जाता है, जो मेजॉरिटी ऑफ इसका एक्सपेंडिचर जाता है वो जाता है कॉन्टीजेंसी फंड में, कॉन्टीजेंसी फंड में एंड एसेट डेवलपमेंट फंड में, एसेट डेवलपमेंट फंड में, ठीक है। अब जो कॉन्टीजेंसी फंड है इसके नाम से क्लियर है कि भाई ये फ़ंड को हम तब यूज़ करेंगे तब कोई ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, ठीक है, जो अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, जैसे हमारी कोविड लाइक सिचुएशन आई थी, जैसे कोविड में हुआ था ना, कोविड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को, इस फंड को यूज़ करेंगे, ठीक है, इस फंड को यूज़ करेंगे। देन है हमारा एसेट डेवलपमेंट फंड, जो एसेट डेवलपमेंट फंड है ये नाम से क्लियर है, ठीक है, एसेट्स को, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई जो है नोट्स को प्रिंट करता है, ठीक है, जो नोट्स आपके हाथ में होते हैं, ठीक है, जिनको लेकर हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उन नोट्स को प्रिंट करना आरबीआई का काम है, ठीक है। आरबीआई के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, सो ये सब आरबीआई का एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम सिंपली सरप्लस बोल देते हैं, ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, उसको सरप्लस बोल देते हैं। देन यहाँ पर वही बताया हुआ है कि भाई आरबीआई जो है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करता है अंडर आरबीआई एक्ट, टू होम, टू हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड इसी चीज़ को इतना इसने टेक्निकल टर्म्स में दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस ये याद रख लो कि जो मेलगम कमेटी है, हमारी जो मेलगम कमेटी है एंड बिमल कमेटी, मेलगम एंड बिमल कमेटी जो है ये आरबीआई से, आरबीआई सरप्लस से एसोसिएटेड है, ठीक है, आरबीआई सरप्लस से एसोसिएटेड है मेलगम कमेटी एंड बिमल कमेटी, ओके, ये आरबीआई के साथ एसोसिएटेड है, बस ये याद रखना आप। देन है अपना वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये भी अपना प्रीलिम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है, ये अपना पीवाईक्यू है। आरबीआई ने क्या किया है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, उसकी जो लिमिट होती है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है। ये दिया किसको जाता है, ये स्टेट्स यूटीज़ को दिया जाता है, ठीक है, जो हमारी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनको ये दिया जाता है टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, जो उनका मिसमैच हो जाता है ना कैश फ्लो में, कैश फ्लो में फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इज़ 20 मार्च, ठीक है, टुडे इज़ 20 मार्च एंड 25 मार्च को मेरी पेमेंट आनी है, 25 मार्च को मेरी पेमेंट आनी है, बट मुझे आज दैट इज़ 20 मार्च को मनी की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, आरबीआई के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा भाई जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है मुझे इसमें से थोड़े से आप पैसे दे दो, जब मेरे 25 मार्च को आएंगी मेरी पेमेंट मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, सिंपली इसको बोलते हैं अपना वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, सिंपली ये स्टेट्स यूटीज़ को दिया जाता है, ठीक है, एंड ये यूनियन गवर्नमेंट को भी दिया जाता है, ठीक है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ये उसको भी दिया जाता है, ओके। एंड ये दो तरह का होता है, जो हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, एक तरह का लोन ही होता है, ठीक है, दो तरह का होता है, एक तो होता है हमारा नॉर्मल वेज मीन्स एडवांसेस, एक होता है स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ठीक है। सबसे पहले कोई भी स्टेट या फिर यूटी, उसको स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस दिए जाते हैं, एंड जब ये अमाउंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसको नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको नॉर्मल दिए जाते हैं, ठीक है। एंड जो स्पेशल वाला है इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है, इसका लोअर इंटरेस्ट रेट होता है देन हमारा नॉर्मल वेज मीन्स एडवांसेस, देन हमारा नॉर्मल वेज मीन्स एडवांसेस, ठीक है। एंड इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारे रेपो के साथ, रेपो रेट के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है, रेपो रेट के साथ इसका हमारा कनेक्शन होता है। एंड वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अलावा जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये भी हमारी स्टेट्स यूटीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, स्टेट्स यूटीज़ के द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं सभी के सभी आरबीआई एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, सभी के सभी आरबीआई एक्ट के अंदर आते हैं।
देन इसने यहाँ पर जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इनको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट तो सिंपली आपको पता होगा ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सिंपली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10,000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करने की लिमिट है, ठीक है। आपके पास 10,000 ख़त्म हो जाता है, आपको और मनी चाहिए, तो आप 10,000 और स्पेंड कर सकते हो, बट आपके पास पैसे नहीं है, ये पैसे आपको बैंक देगा। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो सेम चीज़ होती है हमारी स्टेट्स के साथ। जब स्टेट्स के पास जब स्टेट्स के पास वेस एंड मीन्स लिमिट्स एंड SDF दैट इज़ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है, तब उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। एंड ये 14 डेज़ के लिए वैलिड होती है, ठीक है, 14 डेज़ तक के लिए होती है। नाउ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है, स्टेट्स क्या करती हैं, कोलेटरल रखती हैं अपना कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को, या फिर जो इसके पास अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, बिल्स होते हैं, उनको एज अ कोलेटरल रखेगी। उस कोलेटरल पर RBI क्या करेगा, इनको लोन इशू करेगा। RBI इनको लोन इशू करेगा, ठीक है, टेम्परेरी पर्पस के लिए, कुछ डेज़ के लिए। ओके, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये जाएंगे वेज एंड मीन्स एडवांसेस पर। जब ये भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इनको मिलेगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस कि सबसे पहले मिलेगा स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, देन नॉर्मल WMA, उसके बाद इसको मिलेगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ये सभी टेम्परेरी पर्पस के लिए होते हैं, ओके, कैश मिस मैनेजमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो है इनका पीरियड होता है 14 डेज इसका मैक्सिमम पीरियड होता है, ओके, इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। सो दिस वाज फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कुछ भी आप बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, डू ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू वांट टू join our channel you can click on the join button and become our member and enjoy the exclusive lectures. Thank you.